नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। यह है अढ़ाई का अड्डा और खबर है रायपुर से, जहां राहुल गांधी की सभा के बाद फेंके गए दूषित भोजन को खा लेने से गायों की मौत होने की बात सामने आई है। सभा के बाद लोगों ने खाने के पैकेट्स को वहां फेंक दिया, जो कि खराब हो चुका खाना था। अब वहां पर घूम रही गायों ने उन पैकेट्स को गंध के आधार पर कि खाने का सामान है पहचान कर खा लिया, लेकिन वो पूरी तरह से खराब हो चुका था और गायों की सेहत खराब हुई और उसके बाद उनकी जान चली गई। कई किसानों की गायों की तबीयत बिगड़ गई और किसानों की गायों की तबीयत बिगड़ जाने के बाद स्वास्थ्य जांच के लिए टीम भी वहां पहुंची। प्रशासन की टीम का ग्रामीणों ने घेराव कर लिया। 20 से अधिक गायों की मौत का ग्रामीणों ने आरोप लगाया और यह भी कहा कि शवों को लेने के लिए जो टीम पहुंची है उसे जाने नहीं देंगे। दरअसल वहां पर टीम का घेराव ग्रामीणों ने किया। हालांकि गायों की मौत के बाद रायपुर प्रशासन ने इस पूरे मामले पर सफाई भी दी है कि जांच कराकर सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लापरवाही आखिर किसकी? खराब खाने के पैकेट्स वहां पर फेंके जाने के बाद गायों ने इन पैकेट्स का सेवन किया। इसमें जो खाना था वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। सभा के दौरान जो लोगों को खाने के पैकेट्स बांटे गए थे, सभा खत्म होने के बाद जहां तहां उन पैकेट्स को लोगों ने फेंका और वो खराब हो चुका खाना गायों ने उसे खा लिया और गायों की तबीयत बिगड़ गई, मौत हो गई। जिस खराब खाने को लेकर गौ माता की मौत हुई है, वो ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, किसान हमारे साथ मौजूद है। आपकी गाय क्या मौत हो गई? आपकी गाय मौत हो गई है सर। हमारी गांव गर्भ से थे, मर गई वो। कैसे, कब हुआ है ये अभी खाना सरकार भेजा था ना, वो खाना खाया और एक दिन के बाद ही खत्म हो गई। तो खाया और खत्म। आपने इसकी शिकायत कहीं पे की है? शिकायत कहीं नहीं की है, लेकिन ना गांव में चर्चा किए थे कि हमारी गाय खाना खाने से खत्म हो गया। और कितने लोगों की गायें हैं जो इस तरीके से मरी हुई है? बहुत जने की है, लेकिन सर अभी उसकी बारे में हाँ, बहुत लोगों के अभी गाय हो रहा है सर। अब जैसे कि आप घर में जाकर देख सकते हो, अभी एक एक गाय और निकल रहा है और कुछ जो बैठा है वो भी गेंदला फेंक रहा है, मतलब वो चीज खाने से, प्लास्टिक के जो खाने आप बताएंगे कि कितने गाय की लगभग मौत हो चुकी है? बता रहे हैं मैं अभी 20 गाय अपने आंख से देख चुका हूं जो मर चुकी हैं। 10 गाय ऐसी है जो उठ नहीं पा रही है और पशुपालकों के घर में भी गाय जो है उनको वो लोग खुद प्राइवेट इलाज करा रहे हैं। मतलब 20 गाय मर चुकी है, 10 गाय अभी मरने की स्थिति में है और कई न जाने कितनी गाय हैं जो भी मरेंगी। और अभी प्रशासन का अमला आया हुआ है, आप लोगों ने बातचीत किया, अपनी बातों को रखा? जैसे ही सोशल मीडिया में डला है सब चीज, उसके बाद प्रशासन जगह और प्रशासन अपने लिपापोती में लग गया है कि ये खाना कारण नहीं हुआ करके, चाहे वो पशु विभाग के डॉक्टर लोग हो चाहे पुलिस विभाग वाले लोग। तो 2 दिन से खाना पड़ा हुआ था और पशुओं की मौत हो रही थी, तो आप लोगों को पता नहीं चला कि आज ही पता चला? होता है, गाय जब खाना खा लेती तुरंत नहीं मरती है। जब गाय खाना पचा नहीं पाती है तब मरती है गाय। कल गाय खाना खाई है दिन में, शाम तक पचा नहीं पाई, मर गई उसके बाद गाय। तब कल हम लोग रात से एक्टिव हुए, हम लोग रात को भी हमने कई गायों का इलाज किया है अपने पैसे से। तो देखिए, ये ग्रामीण बता रहे हैं कि गायों की तबीयत कल रात से बिगड़ते गई है और एक एक करके गाय मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं, उनकी मौत होते जा रही है और अभी भी कई गांव में कई गायों का इलाज कराया जा रहा है। प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई है। एक तरफ भारत विकसित देशों में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसकी हालत बेहद खराब है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सड़क पर विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। यह विरोध प्रदर्शन इस क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है और इस दौरान लोग चलो चलो कारगिल चलो के नारे लगा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब गिलगित बाल्टिस्तान को भारत में विलय करा कर रहेंगे। लेकिन यह सब चल क्यों रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान बना आतंकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान मार रहा उबाल। क्या टूट जाएगा पाकिस्तान?
POK के शिया मुसलमान की पुकार, हमें भारत के साथ जाने दो। शिया मुसलमान क्या पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं? गिलगिट बाल्टिस्तान के सड़क अब समंदर बन गए हैं। इस समुंदर में सिर्फ इंसानों के सिर दिखाई देते हैं। इलाका नारों से गूंज रहा है, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। लोग विलय की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग विलय की बात कर रहे हैं? सड़कों पर उमड़ा ये इंसानी हुजूम आखिर क्यों भारत में विलय की बात कर रहा है? आखिर यहां पाकिस्तान विरोधी नारे क्यों गूंज रहे हैं? पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी लोगों के द्वारा अपने ही मुल्क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, गुस्सा और यह हुजूम बता रहा है कि पाकिस्तान में आफत आई हुई है। वहां के शिया मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, लेकिन आखिर वजह क्या है? तो जान लीजिए आखिर कहां से इस विरोध की जड़ें निकली। अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान की संसद में ईश निंदा को लेकर एक बिल पास हुआ था। इस बिल के आने के बाद शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मौलवी आगा बाकर अल हुसैनी पर एक धार्मिक सभा में उनकी टिप्पणियों को लेकर मामला दर्ज हुआ। उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके बाद सड़कों पर विरोध के सुर सुनाई देने लगे। शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी और सजा के बाद पाकिस्तान के गिलगित में विरोध के सुर बुलंद हो गए। लोग इतने नाराज हैं कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन को गृह युद्ध की चेतावनी दी है। उस बिल के तहत शेख बाकर अल हुसैनी पे एक FIR दर्ज होती है और उस FIR के बाद क्या होता है, कहा यह जाता है कि उन्होंने ब्लास्फेमी की है। ठीक है, अब ये सारा कुछ कब हो रहा है आप ये देखिए। ये सारा कुछ हो रहा है जड़ांवाला वाक़े के होने के 10 दिन बाद, जिस पर IG पंजाब साहब कह रहे हैं कि बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व थी। असल में हमें पता चल गया दोबारा ये मसाइल नहीं होंगे। और अब ये मसला आपके सामने जो पेश करना लगा हूँ, इसकी आप सीरियसनेस को सोच के हैरान हो जाएंगे कि हम किस नहज पे खड़े हुए हैं और वो पूरा खित्ता कितने करीब है मैस वायलेंस के, और हमारा मीडिया इस पर बात ही नहीं कर रहा। माना यह जा रहा है कि मौलाना को गिरफ्तार करने की वजह है उनका राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना है, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। ये कोई आज की बात नहीं, यहाँ के लोग हमेशा से सताए हुए हैं और भारत में विलय की बात करते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान का एक क्षेत्र के रूप में बड़ा दुखद इतिहास रहा है। ये क्षेत्र भारत का हिस्सा है, लेकिन 1947 से ही पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। उत्तरी क्षेत्र का नामकरण 1947 के बाद पाकिस्तान किया गया था और इस इलाके में गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र शामिल है। ये इलाका उपेक्षित, अलग थलग, मताधिकारहीन है और इसकी स्थिति जानबूझकर संदिग्ध और अपरिभाषित रखी गई है। स्थानीय मीडिया इस विरोध प्रदर्शन को छिपा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान का प्रशासन इसे दबाने में जुटा है। इस डिस्पैरिटी के साथ अगर एहतजाज आमने सामने आवाम आ चुकी है, जिसमें मैंने फुटेजेस देखी हैं जो आपको नहीं दिखाई जाती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फिर वही बात कि वो लोकल मसला आपका तो नहीं है। हज़ारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, एक कदम की दूरी पे हैं मैस वायलेंस के। और तारीख़ भी यही कहती है कि ये इस खित्ते में पहली बार नहीं हो रहा। तमाम बीमारियों की जो जड़ है पाकिस्तान की, ज़ियाउल हक साहब, उस दौर में ये शुरू हुआ था। नारे क्या लग रहे हैं कि फिर कारगिल खोल दें आप, अगर आपने ये करना है हमारे साथ। गुस्सा भले ही शिया मौलाना की गिरफ्तारी और ईश निंदा के खिलाफ भड़का हो, लेकिन यहां उठ रहे विरोध के सुर को कमजोर करना अब पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एशिया कप का 5वां मुकाबला भारत और नेपाल के बीच कैंडी के पल्लेकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। ग्रुप ए में यह मैच भारत के लिए करो या मरो वाला है। उसे अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए सिर्फ 1 अंक से संतोष करना पड़ा था। अब नेपाल के साथ किसी भी हाल में जीत दर्ज करनी होगी भारतीय क्रिकेट टीम को। भारतीय बल्लेबाजों के पास लय जीत के साथ तैयारियों का अच्छा मौका है और हालांकि बारिश की संभावना है, बारिश पड़ सकती है। अब ऐसे में सवाल ये कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 नेपाल के खिलाफ क्या होगी। वनडे क्रिकेट में यह पहली जंग जब नेपाल से भिड़ेगा भारत। बारिश फिर बिगाड़ देगी खेल, आज फिर बरसेंगे बदरा।
जब बारिश की थी संभावना, कोलंबो में क्यों हो रहे हैं मैच? क्या अब भारत दाम्बुला में खेलेगा? भारत और पाकिस्तान के बीच पिछला मुकाबला तो हर किसी को याद होगा, और हो भी क्यों ना, यह मुकाबला किसी जंग से कम नहीं था। लेकिन वो हुआ जिसकी उम्मीद थी। पाकिस्तान से मुकाबला रद्द हो गया। अब नजर नेपाल पर है। एशिया कप 2023 में भारत आज दूसरे मैच में नेपाल से भिड़ेगा। वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच ये पहली टक्कर है। नेपाल भले ही भारत की तुलना में कम अनुभव वाली टीम है, मतलब चुनौती ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, फिर भी भारत जीत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगा, खासकर इसलिए क्योंकि भारत इसके बाद सुपर 4 में खेलेगा। उससे पहले भारत के पास मौका है अपनी खामियां दूर करने का। क्या है भारत की कमजोरियां? देखिए, सलामी बल्लेबाज फेल, रोहित के बल्ले से नहीं निकल रहे रन, बुमराह फिर लौटे मुंबई, कई महीनों से टीम नहीं खेली है वनडे। अब ऐसे में नेपाल ही एक ऐसी टीम है जिसके साथ भारत अच्छा खेलकर इन कमजोरियों को दूर कर सकता है। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने पिछले मुकाबले में जिस तरह का खेल दिखाया वो टीम के लिए अच्छी बात है, लेकिन टेंशन की बात ओपनर है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल के पास मौका है नेपाल के खिलाफ अच्छा खेलकर लय में लौटने का। वहीं रन मशीन कोहली अपने हाथ खोल सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि इसके लिए मैच होना जरूरी है। खबर यह भी है कि बुमराह निजी कारणों से मुंबई लौट गए हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? कैसे टीम तैयारियां करेगी? उनकी जगह मोहम्मद शमी का खेलना तय है। चर्चाएं यह भी है कि भारत के मैच कोलंबो की जगह दम्बुला में खेले जा सकते हैं। अगले 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। वहीं नेपाल के खिलाफ भारत का मैच करो या मरो वाला हो गया है। नेपाल से जीतने पर टीम सुपर 4 में जाएगी। अगर गलती से भी हार जाती है तो नेपाल अगले दौर में पहुंच जाएगा। ऐसे मैच किसी भी हाल में भारतीय खिलाड़ियों को जबरदस्त खेल दिखाना होगा। नेपाल के पास कुछ अच्छे गेंदबाज हैं जो भारतीय टीम को परेशान कर सकते हैं। भारतीय टीम के लिए यही मौका है जब ओपनर्स अच्छा खेलकर रंग में लौट सकते हैं। नेपाल के पास सोमपाल कामी, करण केसी, संदीप लामिछाने जैसे अच्छे गेंदबाज हैं, तो वहीं भारतीय गेंदबाजों को भी आज के मैच में कमाल करके तैयारी करने का मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सूखे ने सताया, बादलों ने रुलाया, नहीं बरसा पानी, मुश्किल में जिंदगानी, बदला मौसम, बड़ी परेशानी। खेतों को जब पानी की जरूरत होती है तो किसान आसमान की तरफ ताकता है, लेकिन जब उम्मीदों की बारिश तमाम मनौतियों और मिन्नतों के बाद भी किसान की जमीन पर नहीं पहुंचती, तब किसान का दर्द जरूर आंसू की बूंदें बनकर उसकी पलकों को गीला कर जाता है और छोड़ जाता है एक दर्द उनके भीतर जिसे वो हर दिन सोते जागते बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं। मध्य प्रदेश में करीब 70% ऐसे किसान हैं जो फसलों के लिए बारिश पर ही पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। वो पानी उन्हें बांधों से, नहरों से और तालाबों से मिलता है, लेकिन इस साल जो सूखे के हालात प्रदेश में बने हैं उससे किसान पूरी तरह से टूट चुका है। आलम यह है कि खुद शिवराज सिंह चौहान भी बारिश की मन्नत लेकर बाबा महाकाल के दरबार में अरदास लगाने पहुंचे और कहा कि यह सरकार किसानों और गरीबों की सरकार है, जरूरत के वक्त सरकार उनके साथ खड़ी है। इधर विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी सूखे जैसे गंभीर मसले पर सियासत से बाज नहीं आ रही। पूर्व कृषि मंत्री ने तो पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग तक कर डाली। और फसलों पर संकट छाया है, बाबा कृपा की वर्षा करें, अच्छी वर्षा हो जाए, फसलें बच जाए, किसानों का भी कल्याण हो, प्रदेश का भी कल्याण हो और देश में भी बारिश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका मंगल और कल्याण हो। इसी भाव से आज महाकाल महाराज की पूजा की है। जो किसान विरोधी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की रही हैं और एक तरफ वो सूखे का सामना कर रहा है और दूसरी तरफ जैसे तैसे वो जो उसके पास पानी है उस पानी से अपने मरती हुई फसलों को बचाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पूर्व में मात्र 10 घंटे बिजली जो देने का दावा करती थी और उसमें भी किसानों की पूर्ति नहीं हो पाती थी।
रूठे मानसून को मनाने के लिए किसान अब टोने टोटके में भी जुटे हैं। रतलाम के पलसोड़ा गांव में जहां नाराज बादलों को वापस बुलाने के लिए खुद सरपंच उल्टे बैठकर गांव के चक्कर लगाने निकले, तो वहीं हरदा में नाराज इंद्रदेव को मनाने के लिए प्रसिद्ध गुप्तेश्वर मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। भक्तों ने बेहतर बारिश के लिए टोटके के तौर पर मंदिर के गर्भगृह को जल से जलमग्न कर दिया। मौसम विभाग के आंकड़ों की माने तो प्रदेश के 20 जिलों में अब तक 24 से लेकर 46% तक ही बारिश हुई है, जबकि प्रदेश के 36 में से 25 बांध अब भी खाली हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की बड़ी आबादी को पानी पहुंचाने वाला तिघरा बांध भी अब तक महज 26% ही भर पाया है, जबकि मानसून अब अपनी उल्टी गिनती पर है। मौसम के बदले मिजाज का ही असर है कि प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं बिजली की खपत मई और जून जैसी होने लगी है। बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन डैम में पानी न होने के चलते हाइडल पावर प्लांट बंद होने की कगार पर हैं। किसानों और सरकारी आंकड़ों की माने तो 50 साल बाद ऐसे सूखे के हालात बने हैं। ऐसे में किसान अब भगवान की ओर ही मदद की आस में एकटक देख रहे हैं, मानो कह रहे हों, फूलों को खिला शाखों पर, पेड़ों को फल दे मालिक, धरती जितनी प्यासी है उतना तो जल दे मालिक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।